Hello children. Applications of Gauss theorem. In the previous class हमने क्या देखा था? Electric field due to a charged thin spherical shell. In the previous period में नहीं देखा था ना? Electric field due to a charged thin spherical shell. अच्छा, तो at a point outside क्या था? E equals 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. और E directly proportional to कहाँ के लिए? At a point outside the means spherical cell, and at any point on the spherical shell, क्या था? E was equal to the 1 by 4 pi epsilon naught और Q by R square, means E directly proportional to 1 by, जहाँ पे R इसकी क्या है मालूम है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल. अच्छा, और इनसाइड तीसरा क्या था? इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0. यही तो था ना? बाहर कोई पॉइंट था तो उसमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर था. यहाँ स्मॉल r क्या था? उस पॉइंट की, उस स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर से डिस्टेंस, और सरफेस पे था तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर. और अगर कोई सरफेस के उसके कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा. एक चीज और कि जो स्फेरिकल कंडक्टर था ना, थिन स्फेरिकल कंडक्टर, इसका बिहेवियर कैसा था? एक पॉइंट चार्ज की तरह. कैसा था? एक पॉइंट चार्ज की तरह. बात समझ आई ना? कैसा था इसका बिहेवियर? एक पॉइंट चार्ज की तरह. लेकिन थियोरेटिकली तो जो थिन कंडक्टर को या कंडक्टिंग स्फीयर को हम चार्ज देते हैं वो सेंटर पे रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चार्ज कहाँ जाता है? इसकी सरफेस. तभी तो हमें इंसुलेशन की जरूरत पड़ती. अब अगर हम कर्व खींचना चाहें, अ कर्व बिटवीन E एंड स्मॉल r, अगर इसे थिन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए E और R के बीच में हम एक कर्व खींचना चाहें तो देखो कैसा होगा कर्व. सी ये y एक्सिस और ये x एक्सिस. ठीक? हाँ. हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन और यहाँ पर डिस्टेंस. ठीक? डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ. तो जब तक हम स्फेरिकल सेल के अंदर रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0. इट मींस R की वैल्यू तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि वो रेडियस के बराबर ना हो जाए. स्फेरिकल शेल के रेडियस के बराबर, तब तक E की वैल्यू 0 रहेगी. सपोज ये है, यहाँ पे है R, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल. तो जब तक हम उसके अंदर चलेंगे तब तक क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0. और जैसे ही हम उस सरफेस पर आए तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी जैसे ही सरफेस पर आएंगे?
E equals 1/4πε0 एंड Q अपॉन R स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम पॉइंट पे आएंगे ना स्फेरिकल सेल के, वैसे ही क्या हो जाएगा, सी लेट मी ड्रॉ द लाइन, ये, और यहां से अब जैसे ही हम स्फेरिकल कंडक्टर से R की वैल्यू जैसे ही कैपिटल R से बड़ी हुई, स्मॉल r की वैल्यू जैसे ही कैपिटल R की वैल्यू बड़ी हुई वैल्यू, इट मींस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ कैसा हो जाएगा, यस, दिस इज E versus R graph for a charged thin spherical conductor, or a charged thin spherical conductor, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, अब एक एप्लीकेशन इसका गॉस थ्योरम का हम लोग और देखें, और वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म very long linear distribution of charge, electric field yes, due to a uniform linear distribution of charge। जो चार्ज है वो कहां पे बटा है, कैसे बटा है, एक सपोज वायर, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक पतला सा सिलेंडर भी हो सकता है, और इसमें हमने बोला ना कि गॉसियन सरफेस, उसे कैसा होना चाहिए, उसे होना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिकल। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिकल, देखना, देखो, देखना, यस, ठीक, एक मिनट डायग्राम बना लूं फिर मैं बताता हूँ। इधर भी देखना, यस, सपोज ये एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, और इसमें कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, वेरी लॉन्ग इन द सेंस कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर वो पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इसकी लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ये वेरी लॉन्ग हो गया। जरूरी नहीं कि वेरी लॉन्ग हो, मतलब वेरी लॉन्ग। सपोज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस पॉइंट, ये पॉइंट है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये डिस्टेंस है R, और ये जो R है ना, वो इस पूरी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, ठीक। बस एक क्या कर लेते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, और सिलेंडर के एक्सिस पर होगा ये क्या, इसका ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहां पर होगा, सिलेंडर के एक्सिस पे। सही, मैं डायग्राम बना लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। वेट
ठीक, मैं डायग्राम बना लूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। वेट, यस, यस। अब से एक सिलेंडर बना, एक सिलेंडर बना, यस, इधर भी यस। अब यस, गॉसियन सिलेंडर हो गया और इसकी जो लेंथ या हाइट है वो कितनी है, h। ठीक, अब इस गॉसियन सरफेस के दो पार्ट, एक पार्ट क्या है, कर्व सरफेस पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ, यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये जो कर्व सरफेस है ना, इसका एरिया वेक्टर भी किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, ds भी, तो E और ds के बीच की जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। अब ये तो कर्व सरफेस पे कोई भी पॉइंट होगा, कर्व सरफेस पे कहीं पे कोई भी पॉइंट होगा, तो उसमें E और ds दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब एंड्स पे भी तो पॉइंट हो सकते हैं, सपोज ये छोटा सा सेगमेंट हमने एंड्स पे लिया, तो यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे होगा ना, अवे फ्रॉम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, और ये जो एंगल होगा E और D के बीच में, E और ds के बीच में, वही इधर भी होगा और वही इधर। ठीक, चलो अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करना। क्या हमें लिखा है, एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसके वजह से हमें एक पॉइंट है P, उसके पास R डिस्टेंस, और ये जो R का मैग्नीट्यूड है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। देखो, इफ linear charge density of distribution is lambda, if linear charge distribution of the distribution is lambda, ठीक, now see, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to the Gaussian cylinder, electric flux associated to the Gaussian cylinder, so phi E equals whole surface integral of E dot ds, ठीक, E dot ds। अब इस सिलेंडर के दो हिस्से, इसके सरफेस के दो हिस्से, पहला कर्व सरफेस और दूसरा एंड, दूसरा एंड, और चूंकि एंड है दो, एक ऊपर और एक नीचे, सो वी विल राइट फाई E इक्वल्स E ds cos 0 degree कर्व सरफेस प्लस 2 E ds cos 90 एंड,
and cos 0 degree 1, cos 90 degree 0. Yes, so phi E equals, हाँ E बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, जब तक वो उस पर रहेगा ना कर्व सरफेस पर E की वैल्यू कांस्टेंट है। और यूनिफॉर्म अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन अनलिमिटेड स्पैन का है तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही आए। अगर अनलिमिटेड स्पैन का है, बहुत ज्यादा है ना, इसलिए हमने ऊपर इससे ले लिया, नीचे ले लिया, कोई प्रॉब्लम। सी तो phi E इक्वल्स E ds कर्व सरफेस cos 0 1 means phi equals E into 2 pi r h. This is equation number first. Got it? अब एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाल लिया इंटीग्रेशन लगा के। अब एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और निकाला जा सकता है, कैसे? गॉस थ्योरम। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और निकाला जा सकता है, कैसे? गॉस थ्योरम। तो देखो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to the Gaussian cylinder. Electric flux associated to the Gaussian cylinder. See, phi E equals charge enclosed by Gaussian cylinder upon what? Epsilon. By unit length में चार्ज इनक्लोज्ड है लैम्डा, तो सिलेंडर की लेंथ कितनी है? h, तो h लेंथ में कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा? phi E इक्वल्स h लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, h लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो on comparing 1 and 2 we get E into 2 pi RH equals H lambda upon H and H cancel, so E equals 1 by 2 pi epsilon naught lambda by, और अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिखें E equals 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अगर बहुत लंबा इन द सेंस की जरूरी नहीं कि एक्चुअली बहुत लंबा हो, ये जो आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो जो डिस्टेंस है उसे क्या होना चाहिए? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होनी चाहिए। ठीक है ना? अब देखो एक चीज और, अगर हमें इसमें ग्राफ खींचना अब अगर हमें एक ग्राफ खींचना, देखो तो फॉर यूनिफॉर्म लीनियर distribution of infinite E versus R ग्राफ, E versus R ग्राफ, जहां पे कैपिटल R क्या है? उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो देखो सी y axis, x axis, and this is y axis, here E and here R, distance of
point from linear distribution. Linear distribution. ये ग्राफ कैसा होगा? बिकॉज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by R और E इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. So ग्राफ कैसा होगा? Got it? ये ग्राफ कैसा होगा? Got it? Very easy. ठीक है ना? अब एक डेरिवेशन ऑफ, ठीक है, फिर एक टर्म और लगेगा, तब गॉस थ्योरम फिनिश होगी. ठीक, सुनो. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज. मेटलिक प्लेट पे नहीं है, शीट, एक ही लेयर है चार्ज की. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniform sheet of charge of infinite dimensions. फिर वही कि उसकी जो मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट क्या है? वो शीट के पास है. और उस शीट को हम कैसे रखेंगे? बोर्ड से परपेंडिकुलर. अब बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, तो उसके लिए रेक्टेंगुलर शीट है, लेकिन हम उसको क्या बना देंगे? पैरेललोग्राम. देखो, देखो, सी, 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 8 and here 8. Okay. Here, here also, or here also. Yes. ये शीट हो गई, और इस पे ये जो है चार्ज, ये इस पे क्या है? चार्ज. एक ही लेयर है चार्ज की, डबल लेयर नहीं. ठीक. और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ sheet is sigma. What is the meaning of this sigma? कि यूनिट शीट की यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है? सिग्मा. यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा, तो 2 यूनिट एरिया पे 2 सिग्मा. तो अगर ए एरिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सरफेस का होगा, तो उस पे सिग्मा इनटू सी. अब इसमें भी हम क्या करेंगे? गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सरफेस कैसा लेंगे? एज अ सिलेंडर. सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर ये जो P पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है? सपोज R डिस्टेंस पर. इस जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये इधर भी तो एक पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता? इधर भी तो एक पॉइंट हो सकता है, बोलो, हो सकता नहीं हो सकता? इधर भी हो सकता है. यस, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है. ठीक. इधर भी डिस्टेंस क्या है? अब हमने गॉसियन सिलेंडर लिया, गॉसियन सिलेंडर. Gaussian cylinder. See, here and here also, here also, and here also. Yes. इसका ये क्रॉस सेक्शन
हाँ ठीक, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स एरिया वेक्टर डी ए या डी एस जो भी लिखना है आउटवर्ड थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, और हियर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स थीटा इक्वल्स 0 डिग्री, और ये पॉइंट एक सेगमेंट हमने कर्व सरफेस पे भी लिया, तो एरिया वेक्टर डी एस या डी ए नॉर्मली आउटवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ थीटा की वैल्यू 90, बिल्कुल सेम डिस्ट्रीब्यूशन सेम डेरिवेशन है। उसमें कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड था, इसमें एंड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, कर्व सरफेस से नहीं। क्यों? थीटा की वैल्यू कितनी है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू द Gaussian cylinder, ठीक है। सो फाई ई इक्वल्स डी फाई ई होल सरफेस इंटीग्रल, हाँ ठीक है। इसके दो तो एंड्स हैं, तो ये 2 एंड हुआ, ई डॉट डी ए और प्लस एक कर्व सरफेस है सी एस ई डॉट डी ए, एंड ये हो जाएगा 2, ठीक है। एंड तो एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, दोनों पैरेलल हैं, cos 0 डिग्री है, और यहाँ पे सी एस ई डी ए कॉस, अभी मैंने बोला cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो फाई ई इक्वल्स 2 ई बाहर एंड डी ए, तो फाई ई इक्वल्स 2 इंटू ई इंटू ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। नाउ सी अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to the Gaussian surface, ठीक है ना। तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है ना वो ऐसे होगा, हाँ, और इसका भी जो एरिया क्या है ऐसा ही तो होगा ना, अंदर से होकर जाएगा ये, तभी तो मैंने इधर की लाइन नहीं बनाई, ये जो किधर से होकर जा रहा है अंदर से होकर जा रहा है, तभी तो मैंने इधर की लाइन नहीं बनाई, ठीक है ना। तो इसको जरा थोड़ा कॉन्टिन्यूअस कर देते तो आपको समझ में आए, ये और ये और इसके अंदर से ये होकर जा रहा है, ये लाइन में तो फाई इक्वल्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय Gaussian surface अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कितनी बोली, सिग्मा। इसका एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर ए, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन इक्वेशन नंबर 2, तो ऑन कंपेयरिंग equation 1 and 2 we get 2e a equals sigma a upon a and a cancel, so e equals sigma upon 2, yes, e equals सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक वेरी लॉन्ग मींस बहुत बड़े डायमेंशंस की एक शीट है, उसकी वजह से उसके पास एक पॉइंट है, तो आपने देखा ये आर डिस्टेंस से फ्री आया, क्यों, क्योंकि शीट के आसपास के जो पॉइंट्स होते हैं
उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड शीट से नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो नॉर्मली इनवर्ड, और वो करीब करीब पैरेलल होता है। जब दूर चलते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन हमने क्या बोला, इनफाइनाइट डायमेंशंस की शीट है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल होगा और पैरेलल होगा शीट के आसपास। ठीक है, अब इसका जरा एक स्पेशल केस देख लेते हैं। देखो केस 1, एक स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस, जैसे दो शीट्स हैं और दोनों पैरेलल रखी हैं पास पास, और एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव, और दोनों आपस में कैसी रखी हैं, पैरेलल। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सिग्मा 2। ठीक, अगर ये पॉइंट बाहर है P डैश, तो यहां पर पहली वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और माइनस की वजह से इधर, और यहां पर भी माइनस की वजह से E2 इधर और E1 बाहर की तरफ, ये P पॉइंट पर। ठीक है, तो आइदर एट पॉइंट P और एट P डैश, E की जो वैल्यू होगी वो E1 माइनस मीन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन, और इफ सिग्मा 1 इक्वल्स, सो E इक्वल्स, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब अगर ये पॉइंट इस जगह मींस बीच में है, सपोज यहाँ पे इन बिटवीन द प्लेट्स, सपोज ये Q, नहीं इसको P लेते हैं और इसको कोई और पॉइंट ले लेते हैं R और R डैश। ठीक है ना, अब एट P E1 तो होगा, यहाँ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, +1 उससे पुश करेगा दूर, और -1 अपनी तरफ अटैक करेगा ना, तो इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन अपोजिट चार्ज शीट्स ऑफ अपोजिट चार्ज शीट। ठीक, अपोजिट चार्ज शीट्स, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स E1 प्लस, सो E इक्वल्स सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन, और अगर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन, ये फॉर्मूला कहाँ होगा, प्लेटों के बीच। ये अच्छे से तैयार करो, और एक टर्न और लगेगा, नेक्स्ट टर्न पे गॉस थ्योरम फिनिश्ड।